Hello everyone. If you are new to the channel, then you must like, share and subscribe my channel for the latest videos of Geography class 12th. So this is the fourth part of this chapter which covers NCERT question answers and map skills. Now here begins the NCERT questions of this chapter. So first MCQ is, in how many zones has the Indian railway system been divided? So we know 16 zones में Indian railways को divide किया गया है. So answer is C, 16. Second is, on which river and between which two places does the national waterway number 1 lie? So we had discussed गंगा river पर national waterway number 1 है और हाल्दिया इलाहाबाद के बीच है. So option B. थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट? तो हमने पढ़ा है 1923 में पहला बॉम्बे क्लब का जो रेडियो था उसने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की थी. सो 1923 ऑप्शन नंबर डी. Now here is the four short question. First is, which activity does transportation convey? Name three major modes of transportation. So three major modes of transportation हमें पता है land, air and water transportation है. और फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, दैट इज़ कि ट्रांसपोर्टेशन कन्वे क्या करता है या फिर करता क्या है. तो इसका आंसर ये है कि ट्रांसपोर्टेशन एक टर्शियरी एक्टिविटी है. ये प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है क्योंकि किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको हम सर्विस या टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटी कहेंगे. और ये कन्वे करता है ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी एक्टिविटी को. एंड थ्री मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम इजली लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? सो जो आइडियाज़, व्यूज़, मैसेजेस सेंड करने का जो प्रोसेस है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. लेकिन इसका सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये हमें डायरेक्ट नोट्स में से तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसके आंसर हम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पर दे सकते हैं. लाइक सेकंड वन इज़, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन. सो एडवांटेजेस हो सकती हैं जो लेट्स हैव अ लुक. सो एडवांटेजेस में आ जाएगा कि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है ये कन्वीनियंट एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वेरी लो एनर्जी कंजप्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, एक सेफ़ और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होती है बस. इसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि इसको हम हर जगह भी नहीं बिछा सकते. ज़मीन के अंदर पाइपलाइन हम हर जगह नहीं बिछा सकते हैं, सिर्फ प्लेन एरियाज़ में ही पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को चलाया जा सकता है, इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है. इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, ये भी डिसएडवांटेज होगी. और इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा नहीं सकते, यानी कि एक बार पाइपलाइन को बिछा दिया गया तो उसमें हम अमाउंट ऑफ जो हम लिक्विड या गैसियस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे वो फर्स्ट टाइम पर जितना होगा नेक्स्ट टाइम भी उतना ही होगा, उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा नहीं सकते हैं. तो इस तरीके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की हम लिखेंगे. और इसी में हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन इन द एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया. मैंने आपको चैप्टर में बताया है कि ये एक ही कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करती है. इसका नाम पहले एयर इंडिया था और उसके बाद इंडियन कर दिया गया. नाउ लेट्स सी द कंट्रीब्यूशन. सो एयर इंडिया का कंट्रीब्यूशन है कि ये इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पैसेंजर्स को भी और कार्गो ट्रैफिक को भी. ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के सबको कनेक्ट करती है इंडिया से और इंडिया का एयर ट्रांसपोर्ट मैनेज करती है. लेकिन इंडियन जो है ये इंडियन एयरलाइंस थी जिसको इंडियन अब इंडियन के नाम से जाना जाता है. ये सबसे बड़ी स्टेट ऑन डोमेस्टिक एयर सर्विसेज है. देखिए डिफरेंस सबसे बड़ा ये है, एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विसेज देती है और इंडियन हमें डोमेस्टिक यानी कि कंट्री के अंदर की सर्विसेज देती है. और ये डोमेस्टिक सर्विसेज देती है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सर्विसेज में भी थोड़ा बहुत इंडियन को अलाउ गवर्नमेंट ने किया है. Here are the three long questions of this chapter. First is, what are the chief means of transportation in India?
तो ट्रांसपोर्टेशन के क्या माध्यम है भारत में वो पूछा गया है। तो रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, ये सभी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इनका डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना बताना होगा कि ये क्या होता है। जैसे वाटरवे है तो बल्कि मटेरियल के लिए बहुत इजी है, सुटेबल है, इको फ्रेंडली है। तो इस तरीके के पॉइंट्स हम इनके डिस्क्रिप्शन में देंगे। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर डेवलपमेंट। अब इनका जो डेवलपमेंट है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इसी के साथ जो उसके आगे के 2 क्वेश्चन हैं उनका आंसर भी हमने लिख लिया है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया डिस्कस करना है। तो फर्स्ट आ जाता है हिस्टोरिकल फैक्टर। इसमें लोकेशन, पैटर्न्स ऑफ सिस्टम, लैंड यूज़ पैटर्न्स है। बिकॉज पहले जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में डेवलप किया उसी को आगे इंडियन गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया था, उसमें मॉडिफिकेशंस किए थे। सो हिस्टोरिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए। सेकंड आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, किस तरीके का टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर। लाइक द टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कंसिडर टुगेदर विद अ डिस्कशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। इट मीन्स जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है इंडिया का वो किस तरीके का है, किस ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, इस सब पर भी ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। थर्ड इज़ फिजिकल फैक्टर्स, बिकॉज हर जगह हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं किया जा सकता है। सो फिजियोलॉजिकल कंट्रोल अपॉन रूट सिलेक्शन एंड जियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज जैसे माउंटेनियस रीजन्स में हम एयर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा प्रेफरेंस होता है उसमें। देन हमारे प्लेन एरियाज़ में रोडवेज, रेलवेज़ का प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो जो फिज़िकल फैक्टर है ये भी रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ इज इकोनॉमिक फैक्टर। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एग्जामिन्ड टुगेदर विद मेथड्स ऑफ प्राइसिंग एंड चार्जिंग। बिकॉज जैसे एयरवेज है तो उसकी टिकट सबसे हाई कॉस्ट की होती हैं, रेलवेज़ की देन उसके बाद और रोडवेज़ की। सो इकोनॉमिक फैक्टर ये होता है कि कितने लोग उस ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्ड कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एयरवेज़ के अलावा कोई और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं रखता है, लेकिन वहाँ के लोग इतनी हाई प्राइस के टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को वहाँ उनके लिए सर्विसेज फ्री करनी पड़ी हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स के लिए। सो इकोनॉमिक फैक्टर भी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। And last is socio-political factor. It includes motives for transport facilities, government investment and social consequences of transport developments. Like government कितना invest कर रही है ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेस वेज और यू कैन से रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदे हैं, जिस डिस्टेंस को वो पहले बहुत ज़्यादा टाइम पे कवर करते थे अब उसे कम टाइम पर कवर कर पाते हैं। तो ये सोसाइटी को इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये 5 फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया एंड हाईलाइट देयर इम्पोर्टेंस। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि इंडिया में रेलवेज किस तरीके से डेवलप हुआ, उसका पूरा इवोल्यूशन हमें देना होगा और उस रेलवेज की क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए वो हमें बतानी होगी। सो रेलवेज़ जो कंट्री की लाइफलाइन है, इंडिया की लाइफलाइन कही जाती है रेलवेज़ को। ये फ्राइट और पैसेंजर्स दोनों की नीड्स को पूरी करता है और इसी के साथ कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। एंड वी नो इंडियन रेलवेज़ इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इसका आंसर देंगे, बट द कंप्लीट इवोल्यूशन एंड यू कैन से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे इज़। तो हम इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें याद कर लेंगे तो ये पूरा इवोल्यूशन हम लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में मुंबई एंड थाने के बीच में चलाई गई थी 1853 में, जिसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। देन नेक्स्ट ईयर 1854 में कंस्ट्रक्शन वर्क को ईस्ट इंडिया के टुवर्ड्स भी इंक्रीज़ किया गया, हावड़ा से हुगली तक इसको बढ़ाया गया। देन सदर्न पार्ट में रेलवे लाइन 2 साल बाद 1856 में आ जाती है।
देन 18 साल के बहुत ही कम समय के अंदर 1853 से 1871 के बीच ज़्यादातर जो मेन सिटीज़ थे इंडिया के वो रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके थे। और एट प्रेजेंट की बात करें सो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, एशिया में सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है, लेकिन वर्ल्ड में इसका फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडियन रेलवेज़ का। और टोटल लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क हमारी 66,030 किलोमीटर्स की है। तो रेलवे के टॉपिक में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ही इसका आंसर होंगी, बट उनको एक यू कैन से सीरीज़ में, सीक्वेंस में हमें सेट करना पड़ेगा सो दैट उसका इवोल्यूशन हम डेवलप कर सकें। नाउ रेलवेज़ की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रेलवेज़ की इंपॉर्टेंस, हम इसके बेनिफिट्स जो हैं रेलवेज़ के इंडिया को वो ही इसकी इंपॉर्टेंस होगी। लाइक चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में, बिकॉज जितना भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए मोस्टली वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ तक रेलवेज़ ही लेकर आती हैं। बल्कि मटेरियल के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रेलवेज़ बहुत ज़्यादा सुटेबल है। नाउ थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में हमें रोड्स का रोल पूछा गया इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि रोडवेज़ का क्या रोल है। हालांकि रोडवेज़ का रोल यानी कि जो इसके बेनिफिट्स होंगे वो एडवांटेजेस होंगे वो ही इसका रोल होंगे। तो लेट्स हैव अ लुक। तो रोडवेज़ के जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वही इसका आंसर होंगी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, सबसे बड़ी लाइन है रोडवेज़ में कि घर घर जाकर ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी ये कनेक्ट करता है, लाइक पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स। बिकॉज रोड्स नहीं होंगी तो हम रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, इजी एंड चीप है रोडवेज़ को कंस्ट्रक्ट करना अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में, और गुड्स एंड पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो भी पॉइंट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बना सकते हैं, बेसिकली जो इसके प्लस पॉइंट्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो ही इसका आंसर होगा। सो हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। इसके अलावा जितने भी चैप्टर के बीच में बॉक्सेस हैं या डू यू नो करके जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उस पर भी क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं। मोस्टली वो चीज़ें मैंने चैप्टर थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दी थी, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, बट स्टिल 2 पॉइंट्स लेफ्ट हो गए थे। सो लेट्स हैव अ लुक। सो हमें रोडवेज़ के ही टॉपिक में ये 3 पॉइंट्स डू यू नो में करके बताए गए थे। फर्स्ट इज़ भरतमला। सो दिस स्कीम वॉज प्रपोज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स अलॉन्ग कोस्टल बॉर्डर्स एरियाज, बैकवर्ड एरियाज एंड रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस। तो ये भरतमला एक स्कीम है जो इंडिया में चलाई गई थी सो दैट जो हमारे कोस्टल बॉर्डर एरियाज है, तटीय इलाके हैं और बॉर्डर वाले एरियाज हैं, लाइक श्रीलंका के साथ है, मालदीव्स के साथ है, तो वहाँ पर हम स्टेट रोड्स का डेवलपमेंट कर सके। बैकवर्ड रीजन्स में रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस पर हम रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर सकें, इसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। सेकेंड स्कीम वॉज सेतु भरतम परियोजना। ये हमारा 1500 मेजर ब्रिजेस एंड 200 रेल ओवर ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई थी। यानी कि जो हमारे रेलवे ब्रिजेस हैं और जो रोडवेज़ के ब्रिजेस हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। एंड द थर्ड वन इज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी स्कीम, जो कि एम रखती है टू डेवलप अबाउट 9,000 किलोमीटर न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवेज़। यानी कि जो न्यू डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने कि 9,000 किलोमीटर के और नेशनल हाईवेज़ इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, तो उनके कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये स्कीम लेकर आई गई थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी स्कीम। Now there is one more box in the railway topic, that is Konkan Railway. हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर थ्योरी में भी मैंने थोड़ी सी बताई थी। सो कोंकण रेलवे को 1998 में कंस्ट्रक्ट किया गया।
इस रूट ने महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से कनेक्ट किया और इसको एक इंजीनियर्स का करिश्मा मार्वल कहा जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा रीजन है कोंकण वेस्टर्न घाट्स पर इंडिया के जहाँ पर प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं और रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन होना सवाल ही पैदा नहीं होता। बट इंडियन इंजीनियर्स ने इतना अच्छा वहाँ पर अपने नॉलेज से वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स, टनल्स बनाए, रेलवे ट्रैक वहाँ पर बिछाया और रेलवेज़ को वहाँ तक वो लेकर के गए। और एशिया की सबसे जो लार्जेस्ट टनल है वो भी इसी रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत आती है। तो ये इंडियन इंजीनियर्स का एक मार्वल ही कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्शन को कंसिडर किया जाता है। Now it is the time for the map skills of this chapter, that is transport and communication. As I already told you, हमारे इस chapter का जो map skill है उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं. First is nodes or you can say places of golden quadrilateral, because question paper में place word की जगह node word को use कर लिया जाता है, जिसका मतलब place ही होता है कि वो स्थान जहाँ पर golden quadrilateral है. तो golden quadrilateral हमें पता है जो 4 मेगा सिटीज़ इंडिया की उसको आपस में कनेक्ट करते हुए ये रोड्स बनाई गई, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. तो देखिए इसको किस तरीके से मैप पर हम मार्क करेंगे इफ़ ये हमसे पूछा जाता है. सो बेसिकली उसने हमसे प्लेसेस ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मार्क करने के लिए कहा है. तो 4 सिटीज़ हम पहले इसकी पॉइंट आउट करेंगे, लोकेट एंड लेबल करेंगे. सबसे पहले दिल्ली, देन मुंबई, देन चेन्नई एंड देन कोलकाता. उसके बाद हम दिल्ली से मुंबई को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. देन मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली. और आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स डेवलप हो गया है जिसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. और गोल्डन इसलिए किया, वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है बिकॉज ये एक ऐसा डेवलपमेंट है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इंडिया में जिसने बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से, स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है. तो इस तरीके से हम पहले 4 सिटीज़ मार्क करेंगे मैप में और फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे. हालांकि रोड बिल्कुल स्ट्रेट तो बनाई नहीं गई है, लेकिन हम मैप में इसी तरीके से इसको शो करेंगे. सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट मैप स्किल्स का आता है, दैट इज नोट्स प्लेसेस ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. यानी कि जो हमारे उत्तर दक्षिण गलियारा है और पूर्वी पश्चिम गलियारा है उसके जो प्लेसेस हैं जहाँ से वो शुरू होता है रोड और जहाँ पर वो ख़त्म होता है, हमें उसको मार्क करना है. सो लेट्स हैव अ लुक कि इसको हम कैसे मार्क करेंगे. तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के प्लेसेस के नेम क्या हैं, नोडल प्लेसेस के नेम क्या हैं, या और यू कैन से टर्मिनल स्टेशन, डेस्टिनेशन, अराइवल पॉइंट्स क्या हैं. सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है नॉर्थ में, दैट इज़ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा श्रीनगर आता है. और साउथ में जो इसका नोडल पॉइंट है दैट इज़ कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को मार्क करेंगे, देन कन्याकुमारी को तमिलनाडु के सबसे बॉटम पॉइंट पर मार्क करेंगे. उसके बाद एक दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप हो जाता है. ठीक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की तरह ये भी बिल्कुल सीधी रोड तो नहीं बनाई गई है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो उसके लिए भी हमें दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए. सो जो इसका वेस्टर्न पॉइंट है वो गुजरात में पोरबंदर है, जो कि गुजरात के नीचे वाले पार्ट में आता है. और जो इसका ईस्टर्न पॉइंट है वो आसाम का सिलचर पॉइंट है. तो ये दोनों वर्ड्स एरियाज़ के नेम आपको याद होंगे. देन आप इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब आप कहेंगे कि ये तो बांग्लादेश को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन ऐसी रोड तो कोई नहीं बनाई गई है. सो मैंने आपको बताया सीधी रोड नहीं बनी है, ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से होती हुई आसाम में एंट्री करती है. बट हम मैप में इसको इसी तरीके से शो करेंगे. इफ़ आप चाहते हैं तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ना करें, आप इंडियन लैंड मास से ही उसको पास आउट करा सकते हैं. बट इट डजेंट मैटर कि उसको बांग्लादेश से पास कराया जा रहा है या नहीं. तो ये हमारा इस चैप्टर का मैप स्किल्स था.
So the chapter Transport and Communication of Unit number 4 Transport, Communication and Trade of India People and Economy book is completed by all means. You can hit the bell icon of my channel for the upcoming videos of Geography Class 12th. और आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जोग्राफ़ी क्लास 12th के बाद सोशल साइंस क्लास 9th एंड 10th के लिए भी वीडियोस बहुत जल्द अपलोड मिलेंगी।